हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे RUHS BPCCHN का इंटरनल एग्जाम पेपर। ये पेपर अभी 15 फरवरी को हुआ था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं। मतलब 30 प्लस क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं। जो भी साथी RUHS से BPCCHN का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कमेंट करके और भी क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम और अदर जो भी क्वेश्चंस आप बता रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स को बता सकेगी। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं। हमारी तरफ से कोई भी क्वेश्चन अदर से इंक्लूड नहीं किया गया। आप देख लेना यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस है, और आपके पास में PDF वगैरह या फिर क्वेश्चन की इमेज वगैरह जो भी आपके पास आई है उनमें और चेक कर लेना। दोस्तों यहाँ पे जो 30 प्लस क्वेश्चंस है वो आपको अभी बताए जाएंगे, और साथ में अगर कोई भी क्वेश्चंस और मिलते हैं RUHS की तरफ से, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से BPCCHN का कोर्स कर रहे हैं, अगर वो बताते हैं 30 प्लस MCQs, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए या जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये टॉपिक्स तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल सके। दोस्तों हम नेक्स्ट जो पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर डिस्कस करेंगे BNS 042, BNS 042, जिसके आंसर की आपको जल्दी मिलने वाली है, जो जून 2021 में एग्जाम हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना था, आपको 6 पेपर एक साथ प्रोवाइड करवा दिए तो आपका क्या कहना है। यानी कि 6 पेपर हमारे पास में है जो इग्नू ने लिए हैं, यानी कि 420 क्वेश्चन। कितने हो गए? 420 क्वेश्चन BNS 041 BNS 042 के। तो ये जो 420 क्वेश्चंस है, इन सभी के आंसर की आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में बता दी जाए, तो क्या आप सहमत हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको एक ही पार्ट में सभी क्वेश्चंस, यानी 420 जो 6 पेपर्स है उनके सभी के एक ही वीडियो में आपको सभी के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको हम वो 6 पेपर्स के आंसर की एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा सके। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सभी MCQs यहाँ पे जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो पार्टोग्राफ से पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन पार्टोग्राफ को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हालांकि ये तो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, लेकिन पार्टोग्राफ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं मिल पाने की वजह से हमारी तरफ से क्रिएट करके ये क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है। देखिए, प्लॉटिंग ऑफ FHS, सर्वाइकल डायलेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फिटल हार्ट साउंड, सर्वाइकल डायलेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सभी जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है, किसके कंपोनेंट्स है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शंस आप देख लेना जब एग्जाम हो। यहाँ पर तो आप करेक्ट आंसर डायरेक्ट कर दीजिए पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ की सभी क्या है? कंपोनेंट्स है। फिटल हार्ट साउंड भी चेक करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, पल्स भी चेक करते हैं। ये जो मैटरनल ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, टाइम, जो कुछ भी आप चेक करते हैं वो सब आप किसके, यानी कि ये किस में करते हैं आप? पार्टोग्राफ के अंदर। ये कुल मिला के पार्टोग्राफ यूज लेते हैं ड्यूरिंग लेबर, मतलब लेबर से पहले, ताकि हम मैटरनल कंडीशन और फिटल कंडीशन दोनों को हम ऑब्जर्व कर सके। तो ये पार्टोग्राफ उसी समय काम में लिया जाता है, और उस दौरान सर्वाइकल डायलेशन हो, चाहे फिटल हार्ट साउंड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, मैटरनल पल्स हो, सब कुछ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टेरॉयडल और नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल अंडर RMNCH+A प्रोग्राम आर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से नॉन स्टेरॉयडल या फिर नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स है जो RMNCH+A प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आती है। दोस्तों आपको आंसर में करना है छाया एंड सहेली। छाया का दूसरा नाम भी है सेंटोक्रोमन। ये वर्ड भी आपको दिया जा सकता है, सो भी आप केयरफुल रहिए। यहाँ पे अगर इस प्रकार के कोई भी वर्ड आपको दिए जाए तो यहाँ से आप समझ लीजिए सेंट्रोक्रोमन को ही छाया कहते हैं, यानी कि इसको दूसरे नाम से आपको बोल सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर, या फिर आपको इस प्रकार से पूछा गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। सभी आपको क्वालिटीज दी गई होगी 3, और एक जो है क्वालिटी नहीं दी गई होगी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं गुड सुपरवाइजर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। आंसर में
अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे वो आप कर दीजिए। अगर एक्सेप्ट से पूछे तो इनमें से 3 तो आपको सेम मिलेंगे और एक आपको चेंज मिलेगा। देखिए जो गुड सुपरवाइजर होता है उसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो एबिलिटी टू लिसन, वो सुनने की क्षमता रखता है। हॉनेस्टी होता है, साथ ही नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग कर रहा है उसका नॉलेज भी उसको अच्छे से होता है। टेक्निकल नॉलेज भी उसको होता है, साथ ही एबिलिटी टू टॉक वेल, और वो जब बातचीत करता है तो अच्छे से बात करता है, चाहे वर्कर हो चाहे कोई भी हो। और साथ ही वो होनेस्टी तो होता है। ये दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। ये जो गुड सुपरवाइजर है उसकी क्या है, क्वालिटीज है, करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी इज, या फिर एडल्ट्स का आपको पूछ ले, लैक्टेशन का पूछ ले, चाहे प्रेगनेंसी का पूछ ले। अगर आयरन रिक्वायरमेंट की आपको क्वेश्चन पूछता है कि कितना आयरन पर डे ज़रूरी होता है एक एडल्ट वन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, तो करेक्ट आंसर आपको करना है 21 mg पर डे, 21 mg पर डे। एडल्ट्स में जितना देते हैं उतना ही लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में देते हैं, यानी कि इतनी रिक्वायरमेंट लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और एडल्ट वन को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, आपको प्रेगनेंसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैक्टेशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको आंसर में करना है 1200 mg पर डे, यानी कि डेली जो कैल्शियम है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान, तो आपको आंसर में करना है 1200 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का आपको मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था विचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। जो विचेरिया ब्रैंकोफ्टाई है वो क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करता है, या फिर इसका पैरासाइट है जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था ओपन वाइल पॉलिसी को लेकर, क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ओपन वाइल पॉलिसी है क्या। देखिए यहाँ पे द OPV वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2003 फॉर रिड्यूसिंग बोथ वैक्सीन वेस्टेज एज वेल एज गवर्नमेंट हेल्थ केयर फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो OPV है यानी ओपन वाइल जो पॉलिसी है वो क्यों बनाई गई है। ओपन वाइल जो पॉलिसी है इसको सबसे पहले 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया के अंदर, और ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है, तभी तो ओपन वाइल पॉलिसी बनाई गई है। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग द बोथ वैक्सीन वेस्टेज एज वेल एज गवर्नमेंट हेल्थ केयर फॉर इम्यूनाइजेशन, जब इम्यूनाइजेशन के दौरान जो भी वैक्सीन वेस्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब उसको जो वैक्सीन वगैरह जो वेस्ट हो रही है उनके रिडक्शन के लिए ये ओपन वाइल पॉलिसी बनाई गई थी। ये 2013 में इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, बताई गई थी कि ओपन वाइल पॉलिसी से क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब कुछ बताए गए थे और ओपन वाइल पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। तो इससे क्या होता है कि जो भी वैक्सीन वगैरह वेस्टेज हो रही है वो नहीं हो पाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओपन वाइल पॉलिसी है वो कब रिवाइज हुई थी, तो आपको आंसर में करना है फिर सितंबर 2015, 2015 सितंबर मंथ में ये क्या हुई थी, रिवाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, यहाँ से तो बीपीसीसी के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज क्या होता है, तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। किसकी वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से। कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। देखिए एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यूट्राइन फिब्रॉइड, यूट्राइन माल पोजिशन, ओवेरियन सिस्ट एंड ओवेरियन टॉर्जन्स ETC एक्सट्रेक्टा, मतलब और भी एग्जांपल्स है 2-4 जिनकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसके कॉजेज की बात करें तो ये मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, और ये जो कुछ कॉज आपको बताए गए इनमें से आपको एक ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन देके एक एक्सेप्ट से पूछा जा सकता है। सो भी आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, प्रायोरिटी इंटरवेंशन ऑफ डॉग बाइट, आपको पूछा जा सकता है कि जो डॉग बाइट हुआ है उसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप क्या करेंगे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको डॉग ने बाइट किया है, आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर आंसर करना है वॉश वुंड्स विथ सॉप एंड वाटर। वो सॉप एंड वाटर की हेल्प से उस वुंड को क्या करना है, वॉश करना है, हाथ नहीं लगाने हैं, डू नॉट टच द हैंड।
आपको हैंड्स टच नहीं करने हैं वुंड्स पे, सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर रन करना है और डायरेक्ट उस जो वुंड बना है उसको वॉश करते रहना है। ये आपका क्या रहेगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डेथ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डेथ और जो बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कब बना था, आपको करेक्ट आंसर करना है 1969 में बना था। और ये क्वेश्चन आपको ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कब करवाने चाहिए, यानी आपको विद इन 21 डेज जो है डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए। आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोग्राफिक साइकिल से पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन हाई स्टेशनरी लो स्टेशनरी ऐसे कुछ क्वेश्चन करके आया था। देखिए हाई स्टेशनरी में क्या होता है, जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाती है और डेथ रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो लो स्टेशनरी है उसके अंदर बर्थ रेट भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है, और साथ ही जो डेथ रेट वो भी डिक्रीज हो जाती है। अभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो डेमोग्राफिक साइकिल के कौन सी स्टेज के अंदर आता है। अभी जो इंडिया की कंडीशन है वो डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है। आपको फिर आंसर में करना है लेट एक्सपांडिंग। क्या करना है, लेट एक्सपांडिंग, ये आपको करेक्ट आंसर करना है। देखिए अर्ली एक्सपांडिंग में क्या होगा और लेट एक्सपांडिंग में क्या होगा। अगर अर्ली एक्सपांडिंग आपको पूछे तो आपको आंसर में करना है बर्थ रेट इंक्रीज होगी और डेथ रेट डेक्लाइन होगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। और लेट एक्सपांडिंग की बात करें तो बर्थ रेट भी डेक्लाइन होगी और डेथ रेट भी क्या होगी, डेक्लाइन होगी। तो ये जो लेट एक्सपांडिंग है इसके अंदर भी कौन चल रहा है, इंडिया चल रहा है, मतलब बर्थ रेट भी घट रही है और डेथ रेट भी घट रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन स्प्रेड टू शोल्डर बाय विच कंडीशन। यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसा। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है वहाँ पर पेन हो रहा है और वो रेडिएट हो रहा है, वो कहाँ पे रेडिएट हो रहा है, शोल्डर्स की तरफ। तो ये कौन से कंडीशंस में देखा जा सकता है, ये कौन से कंडीशंस में ऐसा होता है। करेक्ट आंसर आपको करना है गॉल ब्लैडर एंड डायफ्रामेटिक इरिटेशन। अगर गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है या इंजरी हुई है तो उस दौरान जो पेन होगा वो रेडिएट होगा शोल्डर्स की तरफ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से शोल्डर्स की तरफ। और जो डायफ्रामेटिक इरिटेशन है इसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। सुप्रा प्यूबिक पेन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था बीपीसीसीएचएन की एग्जाम में। यूरिनरी या फिर जो यूरेट्रिक जो भी कॉज होते हैं वो सुप्रा प्यूबिक पेन के अंतर्गत आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के डोज इन मोर देन 1000 mg न्यूबॉर्न। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो विटामिन के की कितनी डोज दोगे। दोस्तों आपको आंसर में करना है 1 mg IM। और ये जो विटामिन के की डोज लगती है वो कैसी लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 mg डोज देते हैं 1 किलोग्राम से ज़्यादा के। 1 किलोग्राम ज़्यादा वेट है अगर बेबी का तो 1 mg जो डोज है विटामिन के की वो एडमिनिस्टर की जाती है। अगर बेबी का वेट 1 किलोग्राम से कम है, अगर बेबी का वेट 1 किलोग्राम से कम है तो आपको डोज देनी है 0.5 mg, यानी कि 1 किलोग्राम से कम तो आधी डोज आपको कर देनी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों ही कंडीशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ICDS लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर। करेक्ट आंसर आपको कर देना 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम को लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना है 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया था। यहाँ पर आपको ये पूछा गया था कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जिन बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है उसमें प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा कितनी दी जाती है। सिंपली ये पूछा गया था RUHS की एग्जाम में। करेक्ट आंसर आपको करना है हाफ ऑफ प्रोटीन एंड 1/3 ऑफ कैलोरीज, यानी कि हाफ ऑफ प्रोटीन और 1/3 कैलोरीज जो है एडमिनिस्टर की जाती है, फिर इनको प्रोवाइड करवाई जाती है मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत। ये न्यूट्रिशन इन बच्चों को दिया जाता है। जो भी स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनको मिड डे मील प्रोग्राम का लाभ मिलता है और उनको 1/2 प्रोटीन और 1/3 कैलोरीज जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ लॉन्ग डिसएडवांटेज इन विच पर्सन नॉट फुलफिल हिज लाइफ फंक्शंस। ये हैंडीकैप के अंदर मैंने आपको बताया भी था, फर्स्ट यूनिट के जब MCQs करवाए थे उनमें आपको यूनिट वाइज MCQs में अच्छे से हर एक कंडीशन को मैंने अच्छे से समझाया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन की कोई भी इम्पेयरमेंट हो जाए या फिर कोई भी पार्ट है जिसका कंप्लीटली लॉस हो जाए तो उसकी वजह से वो अपने जो लाइफ में प्रॉपर जो फंक्शन कर पा रहा था पहले वो अच्छे से
फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? तो ये कंडीशन होती है हैंडीकैप। जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसा कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग करता है, वो फंक्शन अच्छे से वो हैंडीकैप पर्सन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डोज ऑफ मिजोप्रोस्टोल आर यूज्ड इन पीपीएच। देखिए क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से पूछा गया था ये तो नहीं पता, लेकिन पीपीएच के लिए मिजोप्रोस्टोल तो यूज़ की जाती है, लेकिन आपको पूछा गया था कितनी डोज दी जाती है। देखिए 2 यूनिट इसमें पढ़ेंगे आप, यानी जब आप मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो पीपीएच के ट्रीटमेंट के अंदर आपको 2 वहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। पहला मिलेगा एक तो ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच, एक मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। अगर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के अंदर आप पढ़ोगे तो जो मिजोप्रोस्टोल है उसकी 600 mg डोज पर ओरल दी जाती है। कैसे दी जाती है? 600 mg डोज पर ओरल दी जाती है। अगर आपको बोले कि ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच कर रहे हैं और उस दौरान जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह आपने दी, अगर उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ तो आपने मिजोप्रोस्टोल जब दिया, तो जो मिजोप्रोस्टोल आप दे रहे हैं तो कितनी दोगे? तो फिर आपको आंसर में करना है 800 mg सबलिंगुअली। ये सबलिंगुअली देते हैं 800 mg जब ऑक्सीटोसिन वगैरह कुछ भी काम नहीं करे तो। और ये बात हो रही है ट्रीटमेंट की, 800 mg ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच है और जो 600 mg है पर ओरली ये प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच है। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोट ड्रग आर कंसिडर्ड फ्लोरोक्विनोलोन। जो फ्लोरोक्विनोलोन है इसके अंदर कौन सी ड्रग्स जो है या फिर कौन से साल्ट्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर में आपको वहाँ पे करना था ऑफ्लॉक्सासिन, यानी ऑफ्लॉक्सासिन का शायद आपको ऑप्शन वहाँ पे मिला था आरयूएचएस के एग्जाम में। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कौन कौन सी इसके अंतर्गत ड्रग्स आती है। यहाँ पे देखिए फ्लोरोक्विनोलोन के अंदर सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड डेलाफ्लॉक्सासिन, ये सभी जो फ्लॉक्सासिन है ना ये फ्लोरोक्विनोलोन के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TSC यानी टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ये जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन है ये इंडिया के अंतर्गत ये इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया था? ये सिंपली आपको पूछा गया था, आपको करेक्ट आंसर करना था 1999, 1999 में TSC यानी टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया था या फिर इसको लॉन्च किया गया था। इसी को दूसरा नाम फिर जब चेंज किया गया TSC से, दूसरा नाम इसका हुआ निर्मल भारत अभियान। इसका दूसरा नाम फिर चेंज किया गया, रिवाइज किया गया नाम निर्मल भारत अभियान, और वो 2012 में चलाया गया। फिर इसका नाम चेंज हुआ 2 साल बाद और फिर से अभी वही चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी, लेकिन ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, निर्मल भारत अभियान है, ये सभी TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन से ही रिवाइज नेम हो रहे हैं, अलग अलग जो ईयर है उनके अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, निर्मल भारत अभियान 2012, स्वच्छ भारत अभियान 2014 और टोटल सैनिटेशन कैंपेन है वो 1999 में चलाया गया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था विच विटामिन हेल्प इन डीएनए सिंथेसिस। कौन से विटामिन है जो डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? दोस्तों 2 विटामिन है जो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन B12 एंड विटामिन B9। B9 यानी फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों ही हेल्प करते हैं डीएनए सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोटोकॉल इन यंग इन्फेंट विथ डायरिया सम डिहाइड्रेशन रेफर्स टू। ये क्वेश्चन आपको डिहाइड्रेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि IMNCI के अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन में कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोटोकॉल। जो IMNCI प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग अगर यंग इन्फेंट में डायरिया होता है साथ ही उसमें कुछ डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे? करेक्ट आंसर आपको करना है स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, संकन आई, रेस्टलेस एंड इरिटेबल। जब आप स्किन को पिंच करोगे तो वापस अपनी नॉर्मल साइज में स्लो आएगी, मतलब वापस अगर वो स्लो बैक हो रही है तो बिल्कुल स्लोली होगी। ओके, और संकन आइज देखने को मिलेगी, रेस्टलेस होगी और इरिटेबिलिटी, ये सभी कंडीशंस जो है सीवियर या फिर सम डिहाइड्रेशन के बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था टाइप A PNC डिलीवरी लोड इज। टाइप ए जो PNC है उस पर डिलीवरी लोड कितना होता है? तो ये मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बताया था, BPC सेशन के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, CHO की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना है 20 और 20 से कम डिलीवरीज, 20 और लेस डिलीवरीज, यानी जो टाइप A PNC है उस पर 20 या 20 से कम डिलीवरी लोड होता है। टाइप B की बात करें, अगर टाइप B की बात करें तो फिर आपको आंसर में करना है मोर देन 20, यानी 20 या 20 से ज़्यादा डिलीवरीज लोड होता है टाइप B पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNTCP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। जो RNTCP है इसको लेकर शायद अमाउंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। RNTCP जो नेशनल प्रोग्राम चलाया गया वो किस डिजीज के लिए चलाया गया? ट्यूबरक्लोसिस के लिए चलाया गया, सीधी सी बात है। और जो RNTCP है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ये 1997
में बनाया गया था, यानी कि ये जो लॉन्च हुआ था RNTCP या फिर रिवाइज इसको किया गया था 1997 में, और जो NTCP है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वो 1962 में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए तो क्या कॉज करेगी? यहाँ पे दो कंडीशंस आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। या तो यहाँ पे दिया जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज इन चाइल्ड या फिर कॉजेज इन एडल्ट, यानी एडल्ट्स में कौन सी डिजीज कंडीशन होगी या फिर चाइल्ड्स में कौन सी डिजीज कंडीशन होगी। चाइल्ड्स में पूछे या फिर चिल्ड्रंस में पूछे तो रिकेट्स आपको करेक्ट आंसर करना है, अगर एडल्ट्स में पूछे तो ऑस्टियोमलेशिया आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट गिवन अंडर RNTCP। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो RNTCP है उसके अंतर्गत कितना अमाउंट पेशेंट को मिलता है। जो टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको पैसे भी दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और अभी एक नया जो एप्लीकेशन आईडी चल रही है निक्से आईडी चल रही है, आप सभी को पता होगा। उस निक्से आईडी के अंतर्गत 500 रुपये पर मंथ जो भी पेशेंट्स होते हैं टीबी के, जो टैबलेट्स वगैरह दवाई वगैरह ले रहे होते हैं, उनको 500 रुपये न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन के लिए उनको अलग से दिए जाते हैं कि अपना न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से ले सके, उसके लिए 500 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं। लेकिन जो RNTCP है उसके अंतर्गत देख लीजिए कितने क्या अमाउंट दी जाती है। हाँ, हो सकता है जो आंकड़ा मैंने आपको ये बताया ये पहले का हो, लेकिन जो 500 रुपये है निक्स आईडी के अंतर्गत ये तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है। ओके, देखिए यहाँ पे 250 रुपये कंप्लीसन ट्रीटमेंट एवरी मंथ, अगर आप एवरी मंथ कंप्लीट ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको 250 रुपये मिलेंगे। साथ ही 500 रुपये कंप्लीसन ऑफ एंटायर कोर्स ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, शायद ये पहले चलता था, लेकिन अभी जो निक्स आईडी है उसके तहत आपको पैसे वगैरह मिलते हैं। मतलब जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको निक्स आईडी से ही पैसे वगैरह मिलते हैं, वहीं पर उनका सब कुछ होता है, डाटाज कलेक्शन, उनकी हिस्ट्री कलेक्शन, सब कुछ वहीं पे होता है। लेकिन ये पहले की शायद ये अमाउंट मैंने आपको बताई, 250 रुपये कंप्लीसन ट्रीटमेंट, 500 रुपये जब कंप्लीट कोर्स ले लेते थे टीबी का तो उसको 500 रुपये दिए जाते थे। तो इस प्रकार से पहले कम दिए जाते थे, लेकिन फिलहाल अभी 500 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन से पूछा गया था कि कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है। करेक्ट आंसर में आपको करना है ADE के। बाकी जो BC है वो वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमीबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय। जो एमीबिक डिसेंट्री है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर में करना आपको एंटामीबा हिस्टोलाइटी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है एमीबिक डिसेंट्री का। एमीबिक डिसेंट्री में देखिए जो करेक्टरिस्टिक होगा, डायरिया तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है कि डायरिया होगा, लेकिन म्यूकस और ब्लड जो है वो स्टूल के साथ में देखने को मिलेंगे। ये करेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड व्हेन हेमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन। यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर एनीमिया होता है तो आप हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करके कैसे कंफर्म करेंगे कि इसको एनीमिया ही हुआ है। करेक्ट आंसर आपको करना है 11 mg/dl। जब हीमोग्लोबिन लेवल आप चेक करेंगे तो वो 11 mg/dl से कम आएगा तो समझ जाना पेशेंट या जो प्रेग्नेंट वुमेन है इसको क्या है, एनीमिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BSc डन फॉर। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो कब किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है एवरी मंथ। हर महीने BSc यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये करते कब है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है जैसे 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन बाद में, या फिर आप एक बार ये बोल सकते हैं कि 7 दिन बाद में आप BSc जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम पे BSc परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टैबलेट गिवन ऑफ IFA टू एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको कितनी टैबलेट आयरन एंड फॉलिक एसिड की दी जाती है। दोस्तों करेक्ट आंसर करना है, अगर टैबलेट्स की काउंटिंग पूछे ना तो करेक्ट आंसर आपको करना है 200 टैबलेट। कितनी? 200 टैबलेट। बाकी आप सभी को पता ही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में IFA टैबलेट्स जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है, तो यानी कि 6 महीने तक IFA की टैबलेट्स दी जाती है। लेकिन टैबलेट्स की अगर क्वांटिटी पूछे ना तो 200 टैबलेट आपको करेक्ट आंसर करना है। ये मॉड्यूल्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, 200 टैबलेट भी मिलेगी, 6 महीने भी मिलेंगे और 100 टैबलेट भी मिलेगी। लेकिन आपको टैबलेट में पूछना तो 200 टैबलेट करना है। प्रेगनेंसी की बात करूं, और जो प्रेगनेंसी में टैबलेट्स दी जाती है वो 6 महीने तक दी जाती है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर CAD, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके आपको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा गया था। हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया हो। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था फिर एज, सेक्स, जेनेटिक या एथनिसिटी। ये सभी क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइबल वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 30+ क्वेश्चन जो हमें मिले हैं। बाकी कोई RUHS के साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम
अदर जो भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो अदर स्टूडेंट्स को बता सके और उनकी हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे दोस्तों BNS 042 के पेपर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।